So, good afternoon, dear friends. I am Dr. Sukhwant Singh, Associate Professor at SIRTS Pharmacy, and currently we have started a topic in the biochemistry of second semester. The topic is lipid metabolism, and in my previous class, we have already talked about what lipid is and what are its various biological applications and how it is used in the body. We have discussed about the various stages of beta oxidation. The first step was the fatty acid activation. The second one was uh, transport of the acyl coenzyme A into mitochondria, and the third stage was the beta oxidation proper. And the last step, the second last step, that is the transport of acyl coenzyme A into the mitochondrial matrix, is through the specialized cycle or specialized transport system, and this transport system is called as the carnitine transport system. The carnitine transport system is a unique system that has been developed specifically for the transport of acyl coenzyme A from cytosol into the mitochondria. So ये जो acyl coenzyme A है जो cytosol में normally present होता है, ये CAT1 एंजाइम की सहायता के साथ कार्निटीन के साथ इंटरेक्ट करता है और एसाइल कार्निटीन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये जो एसाइल कार्निटीन है ये इधर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन है जिसका स्पेसिफिक पर्पस है इस एसाइल कार्निटीन को साइटोसोल से उठा करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक ड्रॉप करना। सो ये जो कैरियर प्रोटीन है ये इस एसाइल कार्निटीन को पिक करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है उठा करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, यानी जो बीच की मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रियल की, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जिसका नाम है, इस मेम्ब्रेन को पार करवा देता है एसाइल कार्निटीन की। और एसाइल कार्निटीन दोबारा फिर कैट2 नाम की एंजाइम के साथ इंटरेक्ट होता है और दोबारा से कार्निटीन और एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर इसी एसाइल कोएंजाइम ए का रिएक्शन जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन में होता है। तो जो आखिरी स्टेप है बीटा ऑक्सीडेशन की, दैट इज द बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर, and each cycle of beta oxidation liberating 2 carbon units acyl coenzyme A occurs in the sequence of 4 reactions। हमने पिछली क्लास में भी जब पाल्मिटिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन देखा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसके अंदर 4 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती हैं और ये चारों स्टेप्स कौन सी हैं? पहली स्टेप है ऑक्सीडेशन, सेकंड स्टेप है हाइड्रेशन, थर्ड स्टेप है अगेन उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और लास्टली क्लीवेज ऑफ द कंपाउंड, जहां पे हमने कल की क्लास को खत्म किया था। So, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है। एसाइल कोएंजाइम, डिपेंडिंग ऑन द व्हाट टाइप ऑफ एसिड वी आर गोइंग टू अंडरटेक इनटू ऑक्सीडेशन, किस फैटी एसिड का हम लोग करने वाले हैं उसकी डिपेंड करता है ये अल्टीमेटली। सो एसाइल कोएंजाइम में अंडरगोज डिहाइड्रोजनेशन बाय एन एफएडी डिपेंडेंट फ्लेवोएंजाइम, दैट इज एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ये डिहाइड्रोजनेशन करवाता है एसाइल कोएंजाइम ए का। इसकी वजह से होता है डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एक हाइड्रोजन एटम का वहां से निकल जाना, यानी बेसिकली जो एक सिंगल बॉन्ड रहेगा वो डबल बॉन्ड में फॉर्म होता है। सो अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द अल्फा एंड द बीटा कार्बन, दैट इज सेकंड एंड द थर्ड कार्बन, जिसकी वजह से हम लोग ने देखा था वहां पाल्मिटिक एसिड में कि वहां पे एक डबल बॉन्ड बन गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब H2O का एंटर होना रिएक्शन में। सो जो एंजाइम इन्वॉल्व है ये है एनाइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज which brings about the hydration of the double bond। तो ये जो डबल बॉन्ड अभी जस्ट पिछली स्टेप में बना था अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, वहां पे हाइड्रेशन होता है जिसकी वजह से बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, यानी बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप आ जाता है और बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बनता है। नाउ द थर्ड स्टेप इज ऑक्सीडेशन, जैसे कि हमने भी पढ़ा था, फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन, second step is hydration, third step is again oxidation, fourth step is the cleavage। So the third step और the second oxidation के अंदर क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज catalyzes the second oxidation and generates NADH। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो अगेन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ये सेकंड वाला ऑक्सीडेशन करवाएगा और NADH बन जाएगा और इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम। Beta, just a second please। So the product which is obtained at the end of the second oxidation step or the third step of the beta oxidation proper, the product that we get is beta keto acyl coenzyme A,
that is double bond is now evident at the beta carbon. Okay, and now the last step is of course the fourth step or the cleavage step. This is the final reaction in the beta oxidation, and this happens by the liberation of a 2 carbon fragment that is acetyl coenzyme A from the acyl coenzyme A. यानी कि इस रिएक्शन के एंड में जो आखिरी स्टेप है वो क्लीवेज रिएक्शन है. क्लीवेज मतलब दो हिस्सों में टूट जाना. तो दो हिस्सों में ये मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाएगा, जिससे हमको एंड में एक एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेगा और एक एसाइल कोएंजाइम में मिलेगा. और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में है ये 2 कार्बन का फ्रैगमेंट है. यानी कि आप जितने कार्बन से भी आपने बीटा ऑक्सीडेशन चालू किया था, लेटर से आपने 18 कार्बन से स्टार्ट किया था, तो एट द एंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन आपको एक 16 कार्बन का एसाइल कोएंजाइम में मिलेगा और 2 कार्बन का एक एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेगा. इसी तरीके से यदि आप 11 से शुरू करते हैं तो आपको 9 और 2 इस टाइप से आपको फ्रैगमेंट्स मिलेंगे. So this occurs by a thiolatic cleavage catalyzed by the enzyme beta keto acyl coenzyme A या thiolase enzyme. जो एंजाइम ये रिएक्शन करवाती है क्लीवेज करने का या टुकड़े करने का, उसका नाम है बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए थियोलेज. द न्यू एसाइल कोएंजाइम ए, जब यानी कि जो पिछली स्टेप में हमें नया एसाइल कोएंजाइम मिला था, याद रखिएगा किस कौन सा वाला. सपोज यदि आपने 18 से स्टार्ट किया था और आप 16 पे आ गए थे, तो ये जो 16 वाला एसाइल कोएंजाइम है ना, the new acyl coenzyme containing 2 carbons less than the original re-enters this beta oxidation cycle. तो क्या होगा, ये जो 16 वाला है अभी दोबारा से बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में एंटर हो जाएगा और बीटा ऑक्सीडेशन दोबारा से 16 वाले पे कंटिन्यू होगा. दोबारा से आपको NADH या कोई एनर्जी फ्रैगमेंट मिलेगा और साथ में आपको दोबारा से 2 कम कार्बन वाला 14 कार्बन वाला आपको एसाइल कोएंजाइम मिलेगा, प्लस 2 एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन वाला आपको मिलेगा. So this process continues till the fatty acid is completely oxidized. और ये प्रोसेस इस तरीके से चालू ही रहेगा, यानी 20 से चालू है 18, 18 से चालू है 16, 16 से 14, 14 से 12 से 10 से 8, 6, 4, 3, 4, 2, फाइनली लास्ट तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि पूरी तरह फैटी एसिड जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता है. सो अब आप देखिए किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को हम दर्शा सकते हैं. बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, इट स्टार्ट्स विद द फैटी एसिड. It starts with the fatty acid where we are having this is the alpha and the beta carbon. So first step में हमको पता है कि आपका जो रिएक्शन है उसमें थियोकाइनेज ने एक्ट करना है साइटोसोल में. तो आपको सबसे पहले एसाइल कोएंजाइम में मिलेगा. ये एसाइल कोएंजाइम में हमको पता है कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट अंदर पहुंच जाएगा. देन इट विल क्रॉस द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विद हेल्प ऑफ कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. उसके बाद इसका जो अगला स्टेप है हमको पता है उसमें 3 स्टेप्स होने हैं. यानी आपको स्टेप नंबर 1 आपका ऑक्सीडेशन है, स्टेप नंबर ये फर्स्ट स्टेप आपका ऑक्सीडेशन स्टेप है, ये सेकंड स्टेप आपका ट्रांसपोर्ट स्टेप है, और थर्ड स्टेप जो है उसके खुद के 4 टुकड़े हैं, जिसमें पहला स्टेप ऑक्सीडेशन, दूसरा स्टेप डिहाइड्रोजनेशन और तीसरा स्टेप फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन, सेकंड स्टेप हाइड्रेशन, थर्ड स्टेप अगेन ऑक्सीडेशन एंड द फोर्थ स्टेप इज क्लीवेज. तो आप देखिए फर्स्ट स्टेप जो आपका ऑक्सीडेशन हुआ है उसमें आपका ये जो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है विद ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका FADH2 में कन्वर्ट हुआ है. और ये FADH2 ETC में जाने के बाद आपको 2 ATP देने वाला है. उसके बाद सेकेंड स्टेप आपकी हाइड्रेशन है. ये एनॉइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज के द्वारा होगा. तो इसके अंदर एक H2O मॉलिक्यूल अंदर घुसेगा. H2O मॉलिक्यूल जब अंदर घुसेगा तो इसी डबल बॉन्ड पे एक्ट करेगा और H2O में से एक OH इसके पास और एक H यहाँ चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A मिल जाएगा. नेक्स्ट स्टेप फिर से ऑक्सीडेशन है. ये ऑक्सीडेशन जब होगा तो देखिए दोबारा से NAD आपका NADH+ H+ में कन्वर्ट होगा और ये NAD जब ETC में जाएगा तो आपको यहाँ फर्दर 3 ATP देगा और आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A. हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमको कीटोन ग्रुप हमको यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा है. और फिर फाइनली थियोलेज नाम की एंजाइम जो है वो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ देगी. दिस इज योर फाइनल स्टेप और द योर स्टेप ऑफ क्लीवेज, जहां पे आपको एसिटाइल कोएंजाइम मिल जाएगा और एसाइल कोएंजाइम मिल जाएगा. ये जो एसाइल कोएंजाइम A है ये वापस से यहाँ पहुंच जाएगा इस जगह पर और ये एसाइल कोएंजाइम दोबारा से आपका रिएक्शन में एंटर हो जाएगा. इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कि अंत में आपको केवल एसिटाइल कोएंजाइम नहीं मिलता. और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये भी TCA साइकिल द्वारा अपटेक कर लिया जाएगा और TCA साइकिल से जब ये एंटर करेगा तो TCA साइकिल में भी जाकर के ये फर्दर
एनर्जी रिलीज करेगा। अभी हमने देखा है कि बीटा ऑक्सीडेशन में हमको कितनी एनर्जी मिली, हमको पर फैटी एसिड, एक फैटी एसिड के वन कंप्लीट स्टेप में हमको 2 एटीपी यहाँ और 3 एटीपी यहाँ, इस प्रकार से एक फैटी एसिड का एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन का हमको 5 एटीपी मिलता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको पाल्मिटॉल कोएंजाइम ए का ऑलरेडी एग्जांपल दिया था, तो ये जो पाल्मिटॉल कोएंजाइम ए का हमने रिएक्शन देखा है, इसमें हमको ये हमारे एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हमने इसी का एग्जांपल बार बार लिया है। तो ये जो पाल्मिटॉल कोएंजाइम ए है, ये अल्टीमेटली आपको 8 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, दिस कैन एंटर इनटू टीसीए साइकिल एंड गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2 एंड H2O। सो अब हम इसके एनर्जेटिक्स को देख लें कि हमको कुल मिलाकर के कितनी एनर्जी मिल सकती है। तो हम देख रहे हैं कि अगर 7 साइकिल्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन चले, तो अगर उससे हम 7 साइकिल्स कंप्लीट चल जाएं यदि, तो हमको 7 FADH2 मिलते हैं और 7 NADH मिलते हैं। एक FAD से हमको 2 ATP और एक NAD से हमको 3 ATP मिलते हैं। तो 7 2 14 ATP हमको पहली स्टेप में मिलेंगे और 21 ATP हमको सेकेंड स्टेप में मिलेंगे। इसी तरीके से 7 साइकिल्स जब चल जाएंगे तो आपको 8 एसिटाइल कोएंजाइम्स मिलेंगे और एक एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो आपको 12 एटीपी देता है। तो 12 8 96 96 एटीपी आपको टीसीए साइकिल भी दे देगा, बिकॉज ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो कि एंड प्रोडक्ट था हमारा, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये टीसीए साइकिल में चले जाएगा और ये जब टीसीए साइकिल में जाएगा तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमको 12 एटीपी मिलता है। इस तरीके से 12 8 96 96 एटीपीज हमको यहाँ मिलेंगे, 21 हमको यहाँ मिलेंगे, 14 हमको यहाँ मिलेंगे और यदि हम इसका पूरा जोड़ लगाएं तो हमको 131 एटीपीज बीटा ऑक्सीडेशन के मिलते हैं पाल्मिटॉल कोएंजाइम ए के। और इस दौरान हमारे जेब से, यानी हमारी जेब से मतलब ऑफ कोर्स बॉडी से एनर्जी यूटिलाइजेशन भी होता है, बिकॉज 2 एटीपी इसमें कंज्यूम होती है हमारी, जिसकी वजह से इसमें सबको -2 करेंगे। सो द नेट yield of oxidation of one molecule of palmitic acid is 129 ATPs। तो आपको कितने ATP मिलते हैं एक palmitic acid के द्वारा नेट, that is 129। और ये आपको जो -2 है, मैं इसको भी दिखाता हूँ, हमने एक पहले की स्लाइड में we have already discussed that how this 2 ATPs is utilized, so I'll just get to that। जी ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमारा एटीपी का कंजम्पशन हुआ था, है ना। तो पाल्मिटिक एसिड का जब हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं तो 2 एटीपी हमारे यहाँ खर्च होते हैं रिएक्शन में, बट ओवरऑल ये हमको ये पूरा जो प्रोसेस है ये हमको 129 एटीपीज रिलीज करके देता है। सो दिस इज द एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे। काइंडली कीप दिस इन माइंड एंड मेक नोट्स। Now let us talk about the regulation of beta oxidation. I am going a bit fast because last few minutes are available with me. So I'll just go through this regulation of beta acids. Beta acids को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है? So the availability of free fatty acids regulates the net utilization through beta oxidation. The level of free fatty acid is controlled by glucagon is to insulin ratio. यानी ग्लूकागॉन और इंसुलिन का रेशियो जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना फ्री फैटी एसिड है। जितना ज्यादा फ्री फैटी एसिड होगा उतना ज्यादा उसका बीटा ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है ना, और उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी। सो जो ग्लूकागॉन है इंसुलिन और ग्लूकागॉन में से, ग्लूकागॉन इंक्रीजेस द फ्री फैटी एसिड लेवल एंड इंसुलिन इज द अपोजिट ऑफ ग्लूकागॉन। ये हमने कई बार पढ़ लिया है। सो इंसुलिन बढ़ेगी तो एसएफए का जो लेवल है वो कम होगा। सो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ग्लूकागॉन बढ़ने से आपका फ्री फैटी एसिड बढ़ जाता है। कैट1 या ये जो बीच के एंजाइम्स है ये भी हमको पता है। कैट1 इज द रेगुलेटर ऑफ एंट्री ऑफ फैटी एसिड्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री बिना कैट1 के नहीं हो पाएगी। इस तरीके से वो भी एक रेगुलेटर बन जाएगा। मेलोडियल कोएंजाइम ए नाम का जो आपका कोएंजाइम है ये कैट1 की एक्टिविटी को कम करता है। यदि कैट की एक्टिविटी कम हो गई तो ऑफ कोर्स आपका जो एसाइल कोएंजाइम ए है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा पाएगा तो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। सो thus during de novo synthesis into fatty acid the beta oxidation is inhibited। और ये जो मेलिनाइल कोएंजाइम ए है ये de novo synthesis of fatty acids के द्वारा हमको मिलता है। अब इसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म से संबंधित हैं। इसमें सबसे पहला है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसको सिड्स भी कहा जाता है। इट इज अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ अ हेल्दी इन्फेंट यूजुअली ओवरनाइट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेस। इस एंजाइम की कमी से सडनली बच्चा रात को सोते सोते खत्म हो सकता है।
एंड ग्लूकोज इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी सून आफ्टर ईटिंग और फीडिंग बेबीज। अक्सर ये हो सकता है आफ्टर फ्यू आवर्स द ग्लूकोज लेवल एंड इट्स यूटिलाइजेशन डिक्रीजेस and the rate of fatty acid oxidation must simultaneously increase to meet the energy demands. And the sudden death of the infants is due to a blockade in the beta oxidation caused by deficiency in medium chain acyl coenzyme dehydrogenase or the MCAD enzyme. And therefore there is another disease that is related but हालांकि ये ज़्यादा important नहीं है. This is Jamaican vomiting sickness. ये जमैकन लोगों में होता है. इसके अलावा एक और सवाल आता है कि यदि हम इवन से स्टार्ट करें तो हमको लास्ट में मतलब 14, 12, 8 करते करते हम 2 तक पहुंच सकते हैं. यदि हम ऑड नंबर फैटी एसिड चेन से चालू करेंगे तो क्या होगा? सो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ इवन चेन. एट द एंड 3 कार्बन यूनिट प्रोपिनल कोएंजाइम A is produced. This propionyl coenzyme is converted into succinyl coenzyme A, and succinyl coenzyme A is an intermediate in the TCA cycle. So जो propionyl coenzyme A बना है ये डायरेक्टली टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि इवन का भी और ऑड फैटी एसिड्स का भी बराबर से यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में हो सकता है. एंड प्रोपियोनिल कोएंजाइम इज ग्लूकोनियोजेनिक, यानी कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को सपोर्ट करता है. ओके, सो दिस इज ऑफ कोर्स नॉट इंपॉर्टेंट इन माय क्लास, मे बी आई विल डिस्कस इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन द टॉपिक ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. टुमारो आई विल try to talk about alpha oxidation because it is less not that much in our syllabus, but of course I'll try to discuss it. So thank you very much for joining me in this class of beta oxidation of fatty acids. Hope to talk to you in the next class. Thank you very much for joining.